हेलो बच्चों, गुड इवनिंग भाई। दिवांशु कुशवाहा, यश, शिवराज, हेमलता, गुड इवनिंग भाई। नूर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? राधे राधे। साक्षी दुबे, इस बार क्या था? प्रयागराज महाकुंभ में आएंगे। अच्छा, गुड। अबे गुम्मत जाना प्रयागराज में, नीट का एग्जाम कौन देगा भैया हमारा? हाँ, सिद्रा, एस के राम, ओके। पता चला छोरा घूम गया प्रयागराज में। आज टेस्ट का सिलेबस, अरे यार आपका टेस्ट का सिलेबस क्या दें? मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट। अच्छा, अब वही रहते हैं, शालिनी वही रहती है भाई प्रयागराज। देखो कभी आएंगे। टेस्ट का सिलेबस में बच्चों मॉडर्न फिजिक्स दे देते हैं पूरा, है ना। टेस्ट के सिलेबस में मॉडर्न फिजिक्स दे देते हैं और रवि सर का मैं पूछ लेता हूँ भैया, रुको। चलो ठीक है, आंसर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम लगभग आज अपने सफर को वैसे हमने खत्म कर लिया, फिर भी हम लोग थोड़ा सा ऐसे चर्चा करने के लिए सफर हमने रखा है। जितना देर रहेगा पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई, कुलदीप सर की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है ना, तो केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पाई आज, ठीक है। चलिए ठीक है। ठंड लग रही है यार, क्या कर रहे हो? ठीक। तो बच्चों हम लोग जो है एटम की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। एटम की बात करते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपको क्या बात याद होनी चाहिए, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया, है ना। ये सब मॉडल में क्या कुछ थे, सिंपल कुछ बातें थी। और पंचाल सब कल क्लास में बताया हुआ है, सब टाइम पास बात कर रहे हो पंचाल जी आप, है ना। पीपी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन के बीच में नाभिकीय बल जो होता है वो बराबर होता है। ये कल बता चुका हूँ यार। अब तो ऐसे प्रश्न पूछेगा तो तेरे शक आ जाएगा तेरे ऊपर मुझे, ठीक है। फिजिक्स की स्लाइड नहीं आ रही है, हाँ भाई वो आज बोला था उन लोगों को, है ना। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है ना, अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, उन लोगों को मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम है, अब वो भी क्या करें, मैंने को बोला था, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बच्चों आपको क्या याद होना चाहिए, अपन को हाइड्रोजन एटम का एनालिसिस आना चाहिए। हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में अपन जो है चर्चा करते हैं, है ना। जिनकी कक्षाओं में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमे, नाभिक से तो मतलब नहीं है अपन को, है ना। जिनकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूमे उनको स्टडी करते हैं हम, है ना।
जैसे हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन 1H1 एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई, है ना, बीच में ये प्लस और एक इलेक्ट्रॉन कक्षा में घूम रहा है, ये मस्त। मैंने बोला हीलियम, तो हीलियम को प्लस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो कितना बचा, एक। लिथियम Li +2, क्यों कर दो +2, लिथियम के पास हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे आता, 3 इलेक्ट्रॉन है 3 प्रोटॉन है, तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, तो हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम कर देना, ठीक है ना, क्योंकि एटम है भैया, न्यूक्लियस के बारे में नहीं चल रही चर्चा यहाँ पे। प्रश्न पूछ सकते थे आप अपने सर से, सर हाइड्रोजन लाइक एटम जब बोलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों देखते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं देखते, क्योंकि वो हाइड्रोजन लाइक एटम है, नॉट न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए ठीक है, तो पंचलाल, तो फिर आंसर गलत दिया होगा, है ना। मैंने आपको बताया था दोनों बात, मैंने आपको दोनों बात बताई थी भाई, कि कभी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन में नाभिकीय बल, तो नेट वाला फिर आंसर दिया होगा, है ना। फिर वो जनरली कुछ नहीं दिया तो अपन ये बोलते हैं भैया कि 2 प्रोटॉन के बीच में जो बल है 2 न्यूट्रॉन के बीच में वही बल होगा, और 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वही बल होगा। कुछ नहीं दिया तो ये माना जाता है, अब आप पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से किसी फर्जी बुक से ले आए, जो भी मैं कहूँ, जनरली कुछ नहीं कहा जाता तो आंसर होता है, लेकिन नेट बल की जब चर्चा होती है तो हम कहते हैं FNN बराबर FPN ग्रेटर देन FPP। ये कल चर्चा कर चुका हूं मैं, अब इस पर लड़ने की और झगड़ने की बातें नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो हाँ, अपन बात कर रहे थे कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, चलो छोटी सी बात तो अपन ने करी। उसके बाद अभी क्या क्यों होता है तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं था, अपन को हाइड्रोजन एटम के बारे में ये पता होना चाहिए कि भैया इसकी nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेग क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी, उसकी ऊर्जा क्या होगी, है ना, इसकी ऊर्जा क्या होगी, तो अपन को ये सब पता होना चाहिए। बताओ त्रिज्या क्या होती है, या फिर एनर्जी सबसे पहले लिखे थे अपन, एनर्जी क्या होती है इसकी, Z²/n² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये तो अपन ने पढ़ा था, वो भी है V बराबर Z/n 2.18 × 10⁶ C/127 बताया था मैंने, 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। और R का फॉर्मूला, और तीसरा R का फॉर्मूला n²/z 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है बच्चों, आपको मैंने बोला था, हाँ तलीब मैंने आपको बोला था, मैं आपको इसी में कुछ मतलब मैंने सोचा आपको क्वेश्चन कराऊं, लेकिन फिर मैं समझ नहीं पाया कि आपको क्वेश्चन क्या ही कराऊं, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते हैं यार, देखो क्वेश्चन कैसे थे, मैं जब क्वेश्चन देख रहा था तो क्वेश्चन ऐसे थे भाई कि हाइड्रोजन एटम में जो है मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे थे, है ना, इसलिए मैं क्वेश्चन लाया नहीं एक्चुअली। हाँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन और हीलियम की द्वितीय कक्षा की त्रिज्याओं का रेशियो बताओ। देखो बच्चों, चलो इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, तो बताओ हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन हीलियम के लिए Z बराबर कितना होता है, 2 होता है। हीलियम का Z क्या होता है, 2 होता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए दूसरी कक्षा मतलब nth ऑर्बिट, NV कक्षा की बात चल रही है, यहाँ पर NV कक्षा की बात चल रही है ना। तो NV कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, क्या बता दोगे, बताते जाओ, बात करते जाओ, है ना। ये हमारे पास क्या फालतू लेक्चर्स भी नहीं है, मैं चाहूंगा कि अभी थोड़ा इस पर बात करके मैं अपना सेमीकंडक्टर वाला पार्ट स्टार्ट कर दूं। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं सेमीकंडक्टर वाला पार्ट स्टार्ट करूं, कि ज़्यादा समय नहीं है यार, अपने को थोड़ा टाइम देख के अब काम करना पड़ेगा। कर लोग ऐसे टाइम पास वाले क्वेश्चन, ऊर्जा के बारे में पूछ लेगा, उस कक्षा की ऊर्जा बताओ, हाइड्रोजन और हीलियम की 5वीं कक्षा की ऊर्जा का रेशियो बताओ, क्या बता दोगे, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन कुछ होते हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन करने में आप कंफर्ट हो।
अच्छा बच्चों, अब मुझे बताओ यहां से अपन, अच्छा अपन ने वैसे आई के बारे में भी निकाला था। बताओ इस कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन के कारण एक धारा उत्पन्न होती है जो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया था। अब इसको मैं जोड़ता हूं वहां से, क्या धारा भी उत्पन्न होती है? आई बराबर क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। तो Q बटा टी होता है। Q मतलब कितना? E। और समय कितना? दूरी बटे 4। दूरी कितनी? 2πr। और कितना? V। याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है आपको बच्चों? तो I प्रोपोर्शनल टू 1/n³ आया था। I प्रोपोर्शनल 1/n³ आया था शायद। 3I, हाँ 3I 5/, ऐसा कुछ याद आ रहा था आपको। तो क्या आप समझ सकते हैं कि इस एटम के बारे में कुछ भी, इसकी आवृत्ति निकालो, इसका टाइम पीरियड है T, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति, इसका आवर्तकाल, क्या कुछ भी निकाला जा सकता है? और आप कर दोगे कंफर्टेबली? ये बताओ मुझे। ठीक है, V ये रहा भाई Z/n, V की जगह Z/n आएगा। और ये हाँ सही है, I प्रोपोर्शनल टू n³। तो ऐसे क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड में आए थे, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम की तृतीय कक्षाओं में धाराओं का अनुपात बताओ। क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? क्या कनेक्ट कर पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे हम, इस पर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए इस पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो एक तो वैरायटी ये बनती है भाई क्वेश्चन की। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसके ऊर्जाओं के अंदर थोड़ा प्रवेश करता हूँ बच्चों। वहां पे अगर मैं कुछ बात करूंगा तो करता हूँ कि आपको ये पता है n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। तो ये n बराबर 1, n बराबर 2, 2 को प्रथम उत्तेजित अवस्था बोलते हैं, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको पता है, मैंने बताया भी था। n बराबर 3, n बराबर 4 और n बराबर 5। बच्चों इनकी ऊर्जा याद रखना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए है ये सब फोटो? ये हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। -13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब है। चलिए, मैं वैसे बात कर चुका हूं, लेकिन मैं फिर से बात करना चाहूंगा एक चीज पर। मुझे बताओ, दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड है आयनन ऊर्जा, एक वर्ड है आयनन ऊर्जा। मुझे बताओ ये आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा क्या होती है? आयनन ऊर्जा क्या होती है? चलो मैं बोलता हूं और आप मुझे बताना, क्या केमिस्ट्री में ये पढ़ाया था कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, हो सकता है उसमें 1 कोश, 2 कोश, 3 कोश, बहुत सारे कोश हो, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्या यही थी? अरे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए, मुक्त का मतलब होता है n बराबर अनंत पर पहुंचाने के लिए। n बराबर अनंत का मतलब सच में ब्रह्मांड का दूसरा कोना की बात नहीं कर रहा हूं। कैसी है? उदासीन परमाणु से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन सेपरेशन होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही सर। अब देखो, अपने आप वो थोड़े ग्राउंड ऑर्बिटल से फ्री करने की एनर्जी, पहली बार निकल के लिए कम गैस स्टेट पर। ये क्या है कि वो डेफिनेशन निकल रही तो मैं रटने वाली है ना, जिन्होंने रट रखा है उन्होंने क्या अपने अपनी लाइन बोल दी, रटने वालों ने क्या अपनी अपनी लाइन बोल दी। ठीक है ना, यही था बाह्यतम कोश के। अब है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि उसका सिंपलेस्ट वर्जन यही हो सकता है कि अब देखो, किसने कहा मूल अवस्था से, किसने कहा यहां से, किसने कहा वहां से, कि बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको। अब देखो मैं आपको बताता हूं, अब कोई बच्चा सोच रहा है कि मूल अवस्था से लिखाया था सर। मेरे लाल, हाइड्रोजन में एक ही अवस्था है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है n बराबर 1 में, इसीलिए इसकी मूल अवस्था भी यही है, बाह्यतम भी यही है, सब कुछ यही है ना, कि हाइड्रोजन में एक ही है जो भी कुछ है,
तो उसी को मूल कहेंगे, उसी को वही कहेंगे, सब कुछ कहेंगे। बट पॉइंट इज कि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को इसको बोलते हैं आईई, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। मुझे बताओ हाइड्रोजन में इसकी एनर्जी कितनी है? क्या इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? हाइड्रोजन में इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो क्या इसको इतनी ही ऊर्जा अगर मैं दे दूं प्लस में, मतलब +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दूं, तो क्या ये यही आईई का काम करेगी इसका? हाँ, यही आईई का काम करती है। इतनी एनर्जी में इसको प्लस में दे दूं, इतनी एनर्जी प्लस में दे दूं, यानी कि +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको एनर्जी दे दूं, तो ये क्या करेगा? ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा। भैया टेस्ट मैंने बता तो दिया, आरिफ जिया, ये समझ नहीं है लड़का है कि लड़की है? हाँ, आरिफ से तो लड़का लग रहा है, जिया मतलब अब जो भी है, तो समझ ही नहीं रहा यार, समझ ही नहीं रही भाई, तो समझ ही नहीं रहा भाई और समझ ही नहीं रही बहन यार, क्या बोलूं तुझे? बता तो दिया टेस्ट का मैंने, टेस्ट का मैंने बता तो दिया, पूरा मॉडर्न फिजिक्स आएगा और सर बता ही नहीं रहे मुझे, मैं क्या करूं? मैंने मैसेज किया अभी उनको, है ना, तो देखते हैं क्या है। चले चले चले, तो ये बात है कि हाँ ये थे। अच्छा, एक वर्ड होता है पता, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव। आयनन विभव क्या है? आयनन विभव, तो बच्चों आपको आयनन विभव का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो अपन ने पढ़ा था ई हटा वोल्टेज पाओ। क्या ई हटाएंगे तो 13.6 वोल्ट, क्या यही आयनन विभव है? आयनन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी में अगर ई हटा दें तो क्या जो मिलता है वही आयनन विभव होता है। आईपी जिसे बोलते हो आप, आयनाइजेशन पोटेंशियल। लक्ष्मी राज, ये लो भैया, दूसरा नमूना निकला लक्ष्मी राज, जिसने बोला मॉडर्न फिजिक्स आएगा। अरे अभी बोला तो यार, हिंदी में तो बोला मैंने कि हाँ मॉडर्न फिजिक्स आएगा, है ना। चलिए, ये वाली बात है कि हाँ ये आईपी क्या होता है, ये क्या होता है, ये सबको पता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बताओ हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बोलता हूं कॉमन जनरल बताओ, तो क्या आप Z² लगा देते हो? किसी भी चीज, किसी भी तत्व के लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z² लिख देते हो क्या? हाइड्रोजन लिखेंगे तो Z बराबर 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो 13.6 हो जाएगा। हीलियम लिखेंगे तो क्या Z की जगह 2 लिख देंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ऐसे मैं मान के चल रहा हूं, पढ़ के आए हो, मुंह उठा के नहीं आए हो। सही है ना। जो क्वेश्चंस जिस पे थे मैं आपको बता रहा हूं, मतलब मुझे लगा ही नहीं कि क्या इसको मैं दूं, इसलिए मैं क्या कि क्वेश्चन नहीं लाया, सोचा ऐसे ही बात कर लूंगा। ठीक है, ये सब आता है अपन को, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए छोटी छोटी बातें हैं, इसको अपन, अच्छा इसको अपन नहीं मिटाते हैं भले। चलो बच्चों मुझे बताओ, यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो इन दोनों का गैप यानी कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो यहां से यहां तक जाने के लिए कितना चाहिए? तो आप लिखोगे 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? तो आप लिखोगे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बातें क्लियर है? ये वैल्यू याद होनी चाहिए अपन को। अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्वेश्चन आया था, 4 से 1 में इलेक्ट्रॉन जाता है वो क्वेश्चन, तो अपन को डेटा याद होना चाहिए। 1 से 4 में जाने के लिए 12.75 चाहिए, ठीक है ना, ये याद होने चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने आपको कहा कि भैया किसी के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 है। अब बच्चों ध्यान देना, थोड़ी काम की बात समझो। अगर हाइड्रोजन होगा तो मैं कहूंगा ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 13.6 है। अगर मैं कहूंगा जनरल बात करूं तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूं -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू कितना, Z²। अरे n बराबर 1 की एनर्जी किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए n बराबर 1 हो गया तो Z² बटे n²। n बराबर 1 हो गया तो एनर्जी का मान क्या, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² हो गया। ठीक है, चलिए हमने कहा कि यार अगर आप 10.2 एनर्जी दोगे तो ये n बराबर 1 से n बराबर 2 में जाएगा।
12.1 दोगे तो n बराबर 1 से 3 में जाएगा। मैंने कहा यार 10.3 दे दिया तो आंसर है, तब कुछ नहीं करेगा, तब ये कुछ भी नहीं करेगा। मतलब n बराबर 1 का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में है, n बराबर 1 में है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान दो, कुछ काम की बात भी निकल जाएगी बीच बीच में। n बराबर 1 में है तो 10.2 से ज्यादा या कम होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 12.1 से ज्यादा या कम होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये एग्जैक्ट फिट मान होना चाहिए। तो कभी कोई प्रश्न पूछ ले कि आखिर ये किस एनर्जी को ग्रहण करता है, n बराबर 1 का इलेक्ट्रॉन किस में, हाइड्रोजन लाइक में, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। n बराबर 1 में ये है, ठीक है। तो n बराबर 1 में, अबे तलीम खान तो परेशान क्यों कर रहा है यार, तुझे नहीं रहना तो तू क्लास छोड़ के जा यार, मेरे को पढ़ाने दे यार अपने तरीके से यार। एक तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ कुछ, और बीच बीच में चीटे किए जा रहा है, शांत रहा तो यार, निकल बाहर। अच्छा बच्चा समझता था मैं तुझे। चलिए, तो n बराबर क्या है यार, तुम लोग फ्लो बिगाड़ते थे, बढ़िया बात बताता हूँ बहुत बार में, ठीक है भाई। अच्छा आपको नहीं लग रहा हो भाई तो मैं सोचता हूँ कि मैं चेंज करके, अगर आपको नहीं लग रहा है कि सर क्या मैंने आता है सर, ये तो पढ़ लिए है, अब तो हम तो ऐसे सोच रहे वैसा सोच रहे थे, तो मैं इसको चेंज करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे मतलब शौक नहीं आ रहा। मैंने काफी बच्चों, ये क्या बीच बीच में थोड़ा परेशान कर रहे हैं मुझे, मैं छोड़ दूं? मतलब मैं आपको, केमिस्ट्री में तो पढ़ लिया आपने, तो मैं इसको चेंज करके मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊं क्या? मतलब मुझे कोई शौक नहीं आ रहा आपको ऐसा कुछ बताने में। अदिति ने कहा यस, गोल्डी ने कहा यस, नहीं सर आप पढ़ाओ, ठीक है। यस बोलने वाले बच्चे क्वेश्चन का आंसर दें, यस बोलने वाले क्वेश्चन का आंसर दें। Li+2 के लिए, Li+2 के लिए n बराबर 1 का जो ये इलेक्ट्रॉन है, चलो n बराबर 1 का ये जो इलेक्ट्रॉन है, Li+2 के लिए n बराबर 1 का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किन ऊर्जाओं को ग्रहण करेगा, डेल्टा E का क्या मान होगा जिन ऊर्जाओं को ये ग्रहण करेगा, ये बता दो मुझे बस। इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कुछ भी दे दूं तो ये ग्रहण कर लेगा, तो आंसर है नहीं। तो क्या ऊर्जाओं का मान होगा जिसे ये ग्रहण करेगा, चलो बता दो। चलो आप पहले क्वेश्चन करो यार, पहले आप क्वेश्चन करो, ये किन ऊर्जाओं को ग्रहण करेगा। आप अपने मन में कुछ सोच लो पहले। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को आता है, तो मैंने क्वेश्चन आपको दिया, आप पहले एक बार सोचें, एक निश्चित एनर्जी में क्या एनर्जी वैल्यू बताओ, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, किन ऊर्जाओं को ये ग्रहण करेगा। आंसर लिख लो। एक ने लिखा 10.2, 12.1, 12.75, ओके अल्फा। अल्पना ने आंसर दे दिया, किसी ने आंसर दिया 13.6, किसी ने आंसर दिया 10.2, किसी ने आंसर दिया 4.1। क्या है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें सब आता है, हो सकता है आता हो, उसमें कोई बुराई नहीं है भाई, मैं चाहता हूं आप लोग करें। पहले कर लो, फिर जब बताऊंगा उसके बाद मुझे लगता है आप सब लोग चुपचाप फिर पढ़ते रहोगे। अब क्वेश्चन एक बार समझा दो, चलो ठीक है। मैंने कहा Li+2 मेरे पास एटम है ना, इसका एटम है मेरे पास Li+2। Li+2 क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो क्वेश्चन है इसका n बराबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा
इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको मैं क्या क्या एनर्जी दे सकता हूं, क्या वो हर एनर्जी n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, है ना, क्या इसको सब क्या ये एनर्जी की हर वैल्यू को ग्रहण करेगा? तो हमें पता है कि हर एनर्जी की वैल्यू को ग्रहण नहीं करता। ये किस एनर्जी की वैल्यू को ग्रहण कर सकता है, ये आप देखना, ये आप थोड़ा सा सोच के देखें, ये किस एनर्जी को ग्रहण करेगा, थोड़ा सोचो। क्या ये एनर्जी ग्रहण करेगा, और करेगा तो किन को करेगा? पहले आप अपनी कैलकुलेशन लगा लो, फिर अपन बात करते हैं। मैंने ये बोला यह किन एनर्जी को ग्रहण करेगा, मैं इसे कितनी एनर्जी दे सकता हूं, क्या इसे हर एनर्जी दे सकता हूं? 1 से 2 के लिए किसी ने आंसर दिया इतना, किसी ने आंसर दिया, चलिए ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर गलत है। NH/2π के कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। ये एनर्जी ग्रहण करेगा बच्चों, ये एनर्जी ग्रहण करेगा डेल्टा ई बराबर 13.6 Z स्क्वायर 1/1 माइनस 1/n का स्क्वायर। ये इस एनर्जी को ग्रहण करेगा, केवल इन एनर्जी को ग्रहण करेगा। केवल का मतलब क्या हुआ, n बराबर 2 पुट कर दूंगा तो ये एनर्जी का आंसर आएगा डेल्टा ई बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड कितना है लिथियम के लिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/n की वैल्यू 2 पुट किया तो कितना आ गया 4, 1 माइनस 1/3/4 तो 13.6 इंटू 9 इंटू 3/4 क्या कैलकुलेट करके बताना, कैलकुलेटर से कितना हुआ 13.6 इंटू 9 इंटू 3/4 कितना हुआ, कितना हुआ ये? एग्जैक्टली बताओ फटाफट से। ये कितना हुआ कैलकुलेशन, 2 ना मटर 3 27, 27/4, 7 चौक 28, 7 70 80 90, हाँ सही है, 91.8 सही है, 91.8। तो ये 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ग्रहण करेगा यहां तक जाने के लिए। पहली एनर्जी जो ग्रहण करेगा वो ये होगी जिससे ये 1 से 2 में पहुंचेगा। पहली एनर्जी 91.8 होगी जो ये पहुंचेगा। सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया था आप में से, ठीक है। दूसरी एनर्जी, अच्छा क्या ये 90 से कम ग्रहण करेगा? कुछ नहीं करेगा। क्या ये 91 ग्रहण करेगा? नहीं करेगा। 91 से पहले कुछ ग्रहण ही नहीं करेगा, है ना। दिव्यांशु कुशवाहा का आंसर आया था लेकिन दूसरे तरीके से, अब भगवान जाने कौन सा तरीका था इनका। इसके बाद ये इसमें जा सकता है। ये क्या कौन है, n बराबर 3, तो इसमें कितनी एनर्जी ग्रहण करेगा? तो भाई यहाँ पे 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो। आपको लग रहा होगा सर ये क्या है, ये कहां से लिख दिया। अब कुछ बच्चे कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं कि सर ये कहां से लिख दिया। तो मैं आपको वही बात बताना चाह रहा हूं कि कहां से आया। ध्यान से सुनो, अब इस पे वापस आएंगे। पहले अपन इस पे वापस आएंगे अपन। आपका जो हाइड्रोजन एटम होता है, उसमें n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5। n बराबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने एनर्जी को ग्रहण करता है? देखो ध्यान से, डेल्टा ई बराबर 13.6। हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है तो इसमें Z लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं लिखता हूं 1 माइनस 1/n स्क्वायर। इस एनर्जी को ये ग्रहण करता है। चलो वैल्यू पुट करते हैं। n बराबर 2 पुट कर दो तो डेल्टा ई का मान कितना आया अभी, 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4 तो 3/4, ये हो गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए मैं बोलता था इसको यहां से यहां तक जाने में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। वो वैल्यू ऐसे आती है। फिर मैंने कहा n बराबर 3 पुट करो। n बराबर 3 पुट करते ही
आपका डेल्टा ई का आंसर आ जाता है बच्चों 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए मैं बोलता था 1 से 3 जाने के लिए जो ऊर्जा है वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर हमने कहा n बराबर 4 पुट करो, और n बराबर 4 पुट करते ही आपका डेल्टा ई का आंसर आने लगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि भैया 4 में जाने के लिए वो कितना एनर्जी ग्रहण करेगा 12.75। अगर ये ग्रहण करेगा तो 4 में पहुंच जाएगा। ये आंसर है हाइड्रोजन के लिए। मैंने आपको पूछा था पिछले क्वेश्चन में लिथियम के लिए, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग बस यहाँ पे z² लगा देते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि वो वहां भी था लेकिन वहां पे z का मान 1 था। अब आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, अब आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, अब आंसर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी को ग्रहण नहीं करता। अच्छा, और सुंदर बात, अब ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन इतनी ग्रहण करेगा, इतनी करेगा, इतनी करेगा, इसमें जो कुछ आएगा उनको ग्रहण करेगा। ठीक है, दोनों स्टारों की ऊर्जा लगता है फॉर्मूला कभी पढ़ा ही नहीं था। हाँ, क्या लिखा, दोनों स्टारों की ऊर्जा निकालकर घटा दी थी, फॉर्मूला कभी पढ़ा ही। अच्छा, दिव्यांशु ने दोनों की ऊर्जा, ठीक है दिव्यांशु, तो मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो मिला, मतलब तुम देखो, तुम्हें शायद कुछ ना कुछ अच्छा चीज मिलेगा। ठीक है, बस देखते जाओ, है ना, क्योंकि मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ इस लेक्चर को जस्ट, है ना, ताकि तुम्हें कुछ चीजें बता पाऊँ। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात है बच्चों। अच्छा, मैं आपको बोल रहा था कि इसमें खास बात देखो बच्चों, n बराबर 1 में ऊर्जा क्या होती है, E बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, -13.6 होती है। ठीक है, माइनस में, ठीक है बच्चों। अगर इसको हाइड्रोजन एटम में 13.6 ऊर्जा दे दूं या उससे ज्यादा दे दूं तो ये मुक्त हो जाएगा। मैं क्या कहूं कि इस इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी ऊर्जा दूं यहां से हिलाने के लिए, तो आंसर है 10.2 दो, ताकि 1 से 2 में पहुंचे। ध्यान से देना, मतलब प्रेम से, धीरे धीरे। इस इलेक्ट्रॉन को कितनी ऊर्जा दूं 10.2 के अलावा, तो आंसर है 12.1 और 12.75, इस तरह बढ़ती जाएगी वैल्यू। मैंने कहा 13.6 दूंगा तो क्या होगा, तो आंसर है 13.6 देने पर इसको मोक्ष मिल जाएगा, मतलब इसका मुक्त हो जाएगा ये, मतलब इसकी आयनन ऊर्जा बन जाती है वो। ठीक है, 13.6 अगर एनर्जी देंगे तो ये मोक्ष को प्राप्त कर देगा, मतलब मुक्त हो जाएगा। क्या बात मानते हो आप, क्या बात मानते हो? 13.6 देंगे तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अगर इसे 13.6 से ज्यादा ऊर्जा दोगे, डेल्टा ई ग्रेटर देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी ग्रहण करता है, ग्रहण करेगा। 13.6 से ज्यादा भी ग्रहण करता है। आया समझ में? कि 13.6 से ज्यादा एनर्जी को ग्रहण करता है। 10.2 को करेगा, 12.1 को करेगा, बीच को नहीं करेगा, लेकिन 13.6 से ज्यादा कुछ भी दे दो, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, कुछ भी दे दो, ग्रहण करेगा। क्यों ग्रहण करेगा? यहां आंसर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, कि जब आप उतनी एनर्जी दे देते हो तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, और मुक्त होता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी किसमें चली जाती है? काइनेटिक एनर्जी के रूप में चली जाती है, तो वो उसे ग्रहण कर लेता है। अगर आप 13.6 से ज्यादा दोगे तो वो ग्रहण करेगा, क्योंकि 13.6 तो बाहर लाने में खर्च हो गई, 13.6 तो बाहर लाने में खर्च हो गई, और उसके अलावा एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है। तो यहां तो कल सबको याद होता है। अब देखो, इसमें बढ़िया क्वेश्चन इस पे बनता है। सोचो यहां पर n बराबर 1 की ऊर्जा कितनी थी? n बराबर 1 की ऊर्जा E बराबर कितनी थी? 13.6 इंटू
जेड स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 6 नाम 54 और 5, 3 नाम 27, 32, 3, 9, 12, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को कम से कम कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, तो उसका आंसर था 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बीच में और वैल्यू आएगी और उसके बाद 122.4 पर उसको मोक्ष मिल जाएगा, यानी कि आयनन ऊर्जा, ये मोक्ष मिल गया इसको। 122.4 के बाद अगर 122 पॉइंट, सही तो है, सही है 122.4, 122.5 चाहे 6, 122.7, 122.8, 9 कुछ भी दे दो वो ग्रहण करता है, क्योंकि इसके बाद उसको जब मोक्ष मिल जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। क्या बात समझ में आई? तो एक तो वैल्यूज आएगी ये बीच बीच में और एंड वैल्यू आएगी 122.4, उसके ऊपर सब बढ़िया है। क्या बात चमकी? क्या ये बात चमक गई? तो ये मोक्ष वाली वैल्यू है 122.4। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो ये एक बढ़िया बात थी जो थोड़ी कम समझ में आती है लोगों को, ठीक है ना, कि क्या कुछ होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ये सब होता है, बहुत बढ़िया। चलो मैं आपको और बात कर लेता हूँ। बताओ इसके बाद जो है अपन फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आ जाते हैं। मुझे बताओ लाइमन बार्मर समझते हो क्या आप लोग? लाइमन क्या होता है भाई? लाइमन सीरीज क्या होती है? लाइमन सीरीज क्या होती है? चलो चलो चलो, मैं थोड़ा सा आपको पहले ग्रैब में ले रहा हूं। पहले मैं आपको वो क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आंसर आपको लगता है कि आपको आता है। चलो चलो थोड़ा मजे लेते हैं, ध्यान दे देना, ध्यान देना भाई थोड़ा। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। चलो मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊपर से नीचे आता है तो ऊर्जा का क्या बोलेंगे, छोड़ता है, फोटोन उत्सर्जित करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, बात तो बात। लाइमन वाली बात मैं बाद में करूंगा, ठीक है, आपने सही बोला। मैंने कहा लाइमन की बात बाद में करेंगे बच्चे, थोड़ा सुनना ध्यान से ना। मैंने कहा n बराबर 4 से n बराबर 4 से में कोई इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 4 में कोई इलेक्ट्रॉन है, वो यहां से संक्रमण करता है। चलो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, n बराबर 4 से संक्रमण करता है तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेगी? हाइड्रोजन एटम के n बराबर 4 के इलेक्ट्रॉन के संक्रमण से कितनी स्पेक्ट्रम लाइंस मिलेगी? अब चाहे इसे स्पेक्ट्रम लाइन कहो, चाहे लाइन कहो, चाहे कितनी तरंग दैर्घ्य मिलेगी, कितने प्रकार के फोटोन मिलेंगे, कितने प्रकार के, कितना आंसर आया लोगों का 6, कितने प्रकार के फोटोन मिलेंगे या कितनी प्रकार की लैम्डा मिलेगी? तो लोगों ने कहा मतीन भाई का आंसर 6 आ गया। ओके, काफी दिन बाद आया 6 लाइन, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर था n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर 4 इंटू 4 माइनस 1/2 बराबर 6 लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट, फिर से वही 1, 2, 3, 4, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है,
n बराबर 4 का इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आया, नीट 2025 में, कितने तरीके से n बराबर 1 में आ सकता है? थोड़ा लैंग्वेज घुमा रहा हूं बस, आंसर बोलो। कितने तरीके से n बराबर 1 में आ सकता है? छह तरीके, 3 तरीके। अबे 3 वाला कौन है ये? जो अजीब सा आंसर दे वो रीजन भी दिया करो। कमलेश रीजन बोलो। 1 से रीजन, अरे वाह 1 से। तलीम आंसर रीजन बोलो भाई, जो अनशंट आंसर दे वो रीजन भी बताओ। 6 आंसर वाले तो ठीक है, वो तो लॉजिकल भी है। राधे राधे आंसर का रीजन बोलो। 6 तो समझ में आती है बात। 3 टाइप स्पेसिफिक सीरीज, ये क्या लिखा भाई तूने? थोड़ा हिंदी में लिख यार, इतनी अंग्रेजी नहीं आती। 3 टाइपिंग स्पेसिफिक सीरीज क्या होती है भाई? तो ढंग से तो लिख। 1 से क्योंकि डायरेक्ट आएगा। अच्छा चलो करो, चलो लो, चलो पहले चलो इसको कर ही लेते हैं यार, है ना। चलो आंसर इज 4। सब 0, सब बोल्ड आउट, सब लोग बोल्ड आउट, सब लोग बोल्ड आउट हैं। 0 मार्क्स हैं तुम्हारे। अब देख ले ध्यान से। क्या मतलब बंदर हो यार, 4 क्या लिख दिया? लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। मनीषा, हाँ कॉपी कर लिया 4। चलो देखो ध्यान से यार, एक बार बताओ तुमने क्या रट रखा है सब, है ना, कि लाइन कितनी होती है n इंटू एन माइनस 1, और सब जगह लगाए जा रहे हैं भाई, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। कितने आएंगे? यहां से n बराबर 1 में आना। तो एक तरीका तो हुआ ये रहा, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, पहले यहां आओ फिर यहां आओ, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यहां आओ फिर यहां आओ, फिर यहां आओ, तीसरा तरीका। चौथा तरीका, यहां आओ और फिर यहां आओ। कोई नेक्स्ट तरीका दिख रहा है किसी को? शिवम गिरी भोटे हैं। आंसर आने के बाद भी तो बुद्धि नहीं लग रही। 5 लिखा है, 4 लिखा है मैंने आंसर। नेट सोल रहा था सच में, पकड़ा गया आज तू गिरी। आंसर इज 4। इसलिए मैं थोड़ा तुम्हें पढ़ाना चाह रहा था, मैं इसलिए तुम्हें पढ़ाना चाह रहा था। एनर्जी कम कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं कर रहा मैं कम बम, है ना। कि एक तरीका, क्वेश्चन अलग है गधों। 4 से इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से 1 में आ सकता है? चलो अब इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब इस तरीके से आएगा तो एक फोटोन उत्सर्जित होगा, केवल 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन उत्सर्जित होगा और काम हो जाएगा। बच्चों जब दूसरे तरीके में आएंगे तो, अच्छा नंबर ऑफ फोटोन मैं यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ फोटोन कितने उत्सर्जित होंगे। इस तरीके में एक उत्सर्जित होगा केवल, मैं इसको हरे पे लिखता हूं, केवल एक उत्सर्जित होगा। इस तरीके में 2 फोटोन उत्सर्जित होंगे, एक इतना और एक इतना। इस तरीके में 3 फोटोन उत्सर्जित होंगे, इस तरीके में 2 फोटोन उत्सर्जित होंगे।
एक तरीका ये, एक ये, एक ये, एक ये। इसमें एक फोटोन से काम चल जाएगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2। आंसर। समझ नहीं आया प्लीज रिपीट। मंसूरी भाई, अभी तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा था सब लोगों को ये। n बराबर 1 से 6 आंसर बोल रहे थे तुम लोग। सुनो ध्यान से, हमारा तो आंसर 3 ही आ रहा है। भाई गधो, आंसर दे दिया उसके बाद भी। मैं गोविंद कैसे का आदमी यार तू भाई। तो बच्चों 4 से 1 में आने का एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन सीधा कूदी कूदी मारे 4 से 1 में। तो एक तरीका ये है। तो एक बार में कूद के आए तो एक फोटोन निकलेगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। दूसरा तरीका, 4 से आए 2 में, फिर 2 से आए 1 में, तो 2 फोटोन निकलेंगे, लेकिन उन दोनों फोटोनों की ऊर्जा का योग 12.75 ही होगा। क्या ये ज्ञान था तुम्हें? अरे सही है। नेक्स्ट तीसरा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 फोटोन निकलेंगे, लेकिन बहुत सुंदर बात है, तीनों फोटोनों की ऊर्जाओं का योग मिलके 12.75 ही होगा, क्योंकि ये फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है केवल। और चौथा, 4 से 3, फिर 3 से डायरेक्ट 1 पर 2 फोटोन मिलेंगे, लेकिन उन दोनों की ऊर्जाओं का योग 12.75 ही होगा। क्या बात चमक गई? तो इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है। मैंने पूछा कितने तरीके हैं, तो 4 संभावना है। आंसर है बच्चों 4 संभावना है। मैंने नहीं कहा कि फोटोन इतने सारे होंगे। इस तरीके में 1 फोटोन निकलेगा, इस तरीके में 2 निकलेगा, इस तरीके में 3 निकलेगा, इस तरीके में 2 निकलेंगे। इनमें से कौन सा तरीका होगा? कोई भी हो सकता है। देखो एक बार, ठीक है। अब ये तो इजी था ना, इस इजी वर्जन पे क्वेश्चन थे जो तुम्हें 6 आंसर लाते हो तुम हर बार रट के। चलो अभी क्लियर हो गया, तो मैं इसमें और बात बताऊं। अगर ये क्लियर हो गया तो इसको एक बार और इसमें एक बात और बताऊं, ठीक है। ऐसे तुम्हारे क्या है कि यार इतने डाउट इसमें, अबे तुम इस चीज में इतने डाउट ला रहे हो अभी, इस चीज में n इंटू एन माइनस 1/2, इस चीज में डाउट ला रहे हो यार तुम, इस चीज में इतने डाउट ला रहे हो तुम। अंतर समझो दोनों को। अभी देखो क्या नौबत आ गई कि तुम्हें ये बताना पड़ रहा है मुझे। इसमें क्या था, इसमें क्या था, कितनी स्पेक्ट्रम लाइन गुजरेगी, वो है n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, ठीक है। यहां पर बच्चों, यहां पर बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, मैंने बोला कि 4 फिक्स है, यहां है वो, मतलब उसकी इनिशियल स्थिति फिक्स हो गई। मैं आपको दोनों में अंतर बताऊं, मैं आपको दोनों क्वेश्चन में अंतर बताऊं तो आप समझोगे। ध्यान से दो, ध्यान दो। हमने बोला कि यार कितनी स्पेक्ट्रम लाइन निकलेगी, तो हम बोलते हैं कि यार हो सकता है, इस क्वेश्चन में 6 आंसर क्या होता है, समझो ध्यान से। हो सकता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदे, या यहां से यहां कूदे, या यहां से यहां कूदे। जंप कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर जंप में अगर पहली जंप लगी तो इतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा, दूसरी जंप में इतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा, तीसरी जंप में इतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा। तो 3 फोटोन निकलेंगे तो 3 लाइन मिलेगी, या 3 प्रकार के फोटोन मिलेंगे, 3 प्रकार की तरंग दैर्ध्य मिलेगी। सब एक ही बात है, कितने प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, 3 प्रकार की मिलेगी। एक तो ये संभावना है बच्चों, ठीक है, कि डायरेक्ट आ जाए, या दूसरे पे आए, या फिर तीसरे पे आए। चलो अब तीसरे से बात करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका होगा तो उसके बाद 2 संभावना है, या तो वो यहां आ जाए, या वो यहां से यहां आए। तो देखो 3 तो ये और 2 ये 5,
और जब ये इलेक्ट्रॉन 2 में आ जाएगा तो 2 से एक ही तरीका है आने का, 1। तो ये 3 और 2 5 और 1 6, ये है 6। संक्रमण मतलब क्या? यहां से कूदना है। अब कैसे भी कूद सकता है, हो सकता है वो डायरेक्ट 1 में कूद जाए, या हो सकता है पहले वो 2 में कूदे या 3 में कूदे। तो ये 3 कूद हो गई, तो 3 लैम्डा मिल गए, 3 फोटोन मिल गए। अब 3 से कितनी तरह से कूद सकता है? 3 से या तो 1 में आए या 2 में आए, तो 2 तरीके हैं, ठीक है ना। फिर 2 से तो एक ही ऑप्शन है, 2 से 1 में आना पड़ेगा। तो ये है 6, ये है 6। जबकि इस क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने कि भैया आपको 4 से आना है, फिक्स 4 से ही आना है। तो 4 से या तो डायरेक्ट आओ या पार्ट में आओ, तो ये अलग क्वेश्चन है। दोनों में अंतर है। क्या बच्चे को समझते ही नहीं है? ये तुम्हारी गलती नहीं है बच्चों, किसी को भी पूछ के देखो, नहीं आंसर आता उसको, है ना, उसको नहीं आंसर आता। अंतर होता, दोनों क्वेश्चन में अंतर है, दोनों क्वेश्चन में अंतर है। अगर आपको ये आ गया है तो मैं आपको इसमें और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता सकता हूं इस लल्लू चीज में। ओके, शिवम ने कहा और क्वेश्चन कराओ। अब आए लाइन पे, अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। शिवम गिरी, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो देखो बच्चों, ये सबसे सिंपल चीज माना जाता है। आपके पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे सिंपल पार्ट था ये, है ना। मैंने बस उसे ही पकड़ा है अभी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर देना। इसी क्वेश्चन में n बराबर 4 से n बराबर 1 में, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन आए व 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन निकाले, इसकी प्रायिकता बताओ, इसकी प्रायिकता बताओ। अब तुम ये मत बोलना सर प्रायिकता क्या होती है। आजकल 10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं प्रायिकता वाले, है ना। प्रायिकता, चलो मैं आपको प्रायिकता थोड़ा बताता हूं। मेरे पास एक कॉइन है जिसमें इधर हेड और इधर है टेल। एक कॉइन को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है? तो आंसर है 1/2 कि हेड आएगा, मतलब 1, और संभावना कितनी है? 2/2। इसे ये प्रायिकता है। अरे 3 संभावना है, 3 बच्चे हैं मेरे सामने, किसी एक को पेन देने की प्रायिकता कितनी है? तो 3 में से 1 को छांटने का तरीका क्या हो सकता है? 1 को छांटना है, बटे कितने ऑप्शन थे? 3, तो 1/3 प्रायिकता हो गई। ऐसे प्रायिकता निकालते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, आप में से एक आध बच्चे ने आंसर सही दिया, 1/4, वेरी गुड। अब देखो ये टेक्निकल क्वेश्चन है 12.75। अभी बच्चे को थोड़ा पता होना चाहिए डेटा वेटा। ये क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल भी है लेकिन अच्छा है कि भैया इनमें से एक ही ऑप्शन ऐसा था, ये वाला, जिसमें फोटोन 12.75 का ये एक फोटोन देगा। कितना लिखा? तो ऊर्जा का फोटोन, ऊर्जा का एक फोटोन, मतलब एक ही फोटोन मिले 12.75 का, उसकी प्रायिकता कितनी है? तो यहाँ 4 संभावना है, लेकिन एक ही संभावना में ये इतना मिलता है, तो आंसर है 1/4। 4 संभावनाओं में से एक ही संभावना है जिसमें 12.75 मिलता है, बाकी सब में टुकड़ों में मिलेगा, एक में मिलेगा 12.75, तो आंसर है 1/4। ये क्वेश्चन अलग है, एक बार देख लो, तो मैं डाइजेस्ट हो तो मैं और बढ़िया लेवल निकाल दूंगा इसमें। अच्छा भाई, पुराने क्वेश्चन का आंसर कितना था? पुराने क्वेश्चन का आंसर था 4, और इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो और बात करते हैं। चलो अब ध्यान देना, अब प्राण निकालो इसमें। छोटी सी बात रहेगी, लेकिन प्राण निकलेंगे। देख ध्यान से, यही क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूं।
यही क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूं, लेकिन मैंने अब कहा n बराबर 40 से इलेक्ट्रॉन है यहां पर, n बराबर 1 में, n बराबर 40 से n बराबर 1 में कितने तरीके से आएगा, कितने तरीके से आएगा, देख लो। वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तो क्या है, कोई बिना कंसेप्ट के भी कर देगा, थोड़ा बुद्धि लगाएगा तो, वैसे गलती होने की चांसेस है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो जो पता है वही कर पाएगा। आपने लिखा 40, अंकित ने लिखा 40, ओके, चलो लगाओ बुद्धि, देखें यार। 40, 38, सब गलत है, सबके आंसर 0, सबके मार्क्स 0। 1, 41, 40, 38 सब 0। याद रखो, इस क्वेश्चन का आंसर होता है 2 की पावर n-2। पहले कब, जब 1, 2, 3, 4 था, जब n बराबर 4 से n बराबर 1 में आया था तो इसका आंसर था 2 की पावर 4 माइनस 2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। तो अब आंसर कितना होगा, 2 की पावर 40 में था ना, n बराबर 40 में, तो 40 माइनस 2 बराबर 2 की पावर 38 आंसर है इसका। अरे यार तुम कम से कम 40 तो नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें, 2 की पावर 38 आंसर है इसका। अरे यार इतनी सारी संभावना है भैया, 40 में तो बहुत संभावना बनेगी, कम से कम तुम्हारा आंसर ऐसा आना चाहिए था कि बहुत सारा, एग्जैक्टली नहीं आना तो कम से कम आंसर ये आना चाहिए था बहुत सारा। अरे कितने ऑप्शन बन जाएंगे यार, बहुत ऑप्शन बनेंगे, 2 की पावर 38 ऑप्शन बनते हैं। तो मैंने आंसर नेक्स्ट स्टेप में लिखा दिया है, जनरल आंसर, ये जनरल आंसर 2 की पावर ये रहा, 2 की पावर n-2 आंसर होता है। तो यहां पर n बराबर 40 से आया था, तो 2 की पावर 40 माइनस 2 38। गोविंद कुमार, ये गलत हो गया तो दुख मत हो, क्योंकि ये तुम में से किसी को नहीं आता था, चिंता मत कर। तुम्हें केमिस्ट्री में सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है, ये वाली n इंटू n-1/2, जिसका आंसर 6 है। तो दुखी मत हो, है ना, ये नहीं आया कोई बात नहीं, अब आ गया तो खुश रहे कि हाँ अब आ गया। मतलब मैं आपको जो आपको आता है बस उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिखाना चाह रहा हूं, है ना। मतलब मैं जानबूझ के केमिस्ट्री में क्या हाथ नहीं उलझाना चाह रहा, ठीक है ना, हाथ नहीं उलझाना चाह रहा मैं फालतू में, बस मैं आपको थोड़ी बहुत कुछ बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं तो उलझाना चाहता भी नहीं, मेरे पास समय भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, ये आपको आ गए, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। चलो एक बार लाइमन बामर पाशन एक बार बता दो बच्चों।
मुझे बताओ कि लाइमन सीरीज क्या होती है। तो लाइमन सीरीज जो होती है बच्चों, उसे के सीरीज भी बोलते हैं, उसे के सीरीज भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है n बराबर ऊपर से n बराबर 1 में आना। क्या मैंने सही कहा? n बराबर ऊपर से n बराबर 1 में आना, ऊपर से आना, यानी कि ये मैंने लिखा n बराबर 1, मैंने लिखा n बराबर 2, फिर मैंने लिखा n बराबर 3, फिर मैंने लिखा n बराबर 4। चलो ध्यान दो, देखें यार, देखिए बच्चों ध्यान दो। अगर 2 से 1 में आओगे तो इसे बोलते हैं के अल्फा, 3 से 1 में आओगे तो इसे बोलते हैं के बीटा। मैं आपको कहूं, क्या ये लाइमन श्रेणी की पहली, ये लाइमन की पहली लाइन है ये? चलो बताओ क्या। अच्छा ये बताओ, ये क्या आपने पढ़ा नहीं पढ़ा ऐसा कुछ? लाइमन सीरीज क्या होती है? लाइमन सीरीज में आप लोग लिखते हो, लाइमन सीरीज में, अच्छा लाइमन सीरीज क्या होती है? जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आए तो उसे जब तो फोटोन समझो, जब ऊपर से कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आए तो फोटोन उत्सर्जित होता है। उस फोटोन को कहते हैं कि ये लाइमन श्रेणी का फोटोन है। तो लाइमन श्रेणी का फोटोन है, इसे अपन बोलते हैं। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ कि n बराबर 2 से n बराबर 1 में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो फोटोन उत्सर्जित होता है उसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी का फोटोन। उसकी ऊर्जा डेल्टा ई क्या लिखते हो आप? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1 माइनस 1/n स्क्वायर। अब n का मान 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, क्या ये सब लाइमन श्रेणी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय लाइन की ऊर्जा आती जाती है? क्या सही पढ़ा रहा हूं? क्या तुम्हें के अल्फा के बीटा ये भी आया था? सही है, के अल्फा के बीटा भी आता है आपको। चलो अच्छा मुझे बताओ वापस से मैं थोड़ा पीछे आ जाऊं। मैंने ऊर्जा लिखी थी, हाँ बच्चों ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा गैप कब है? सबसे कम गैप है यहां का, जस्ट ऊपर का गैप सबसे कम होता है, और सबसे n बराबर इंफिनिटी वाला गैप सबसे ज्यादा होता है। देखो ये जो गैप है n बराबर 1 और n बराबर 2 का, ये मिनिमम गैप है। ये जो गैप है ये मिनिमम गैप है। और n बराबर इंफिनिटी से ये, क्या ये E मैक्सिमम वाला गैप है? पहले ये बताओ। हम जहां पर हैं वहां से जस्ट ऊपर वाला गैप मिनिमम एनर्जी वाला होता है, और n बराबर अनंत से n बराबर 1 का गैप, क्या ये मैक्सिमम वाला होता है? चलो बताओ। अल्फा बीटा नहीं, चलो ठीक है, मैं आपको अल्फा बीटा वाली बात बता दूंगा। जस्ट ये गैप मिनिमम एनर्जी का होता है और ये गैप मैक्सिमम एनर्जी का होता है। क्या सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, चलिए तो बताओ, ध्यान से सोचो कि इस गैप का जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी मिनिमम होगी तो उसकी लैम्डा मैक्सिमम होगी। तो आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते थे क्या? लाइमन श्रेणी का सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य का फोटोन कब मिलेगा? जब n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण होगा।
क्योंकि ये गैप एनर्जी का मिनिमम है तो लैम्डा मैक्सिमम होगा। और मैं लूं यहां पर n बराबर अनंत, तो ये जो गैप होगा, ये जो गैप है यहां पर, ये वाला अनंत से, इसका ई मैक्सिमम होता है तो इसका लैम्डा मिनिमम होता है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, याद दिलाऊं, आपके सर ने आपको बोला था कि लाइमन श्रेणी की मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन कब मिलेगा, तो आप बोलोगे n बराबर अनंत से n बराबर 1 में संक्रमण कर दो। लैम्डा मिनिमम अनंत में, दीपिका साहू ने कहा लैम्डा मिनिमम अनंत पे, क्या ऐसा कुछ पढ़ा था? क्या वो यही था? क्या ये यही था बच्चों? पहले इतना बता दो, मैं अल्फा बीटा बता दूंगा तुम्हें। लैम्डा मिनिमम अनंत पे और लैम्डा मैक्सिमम n बराबर 2 से 1 में। तो रटो मत, अल्फा बीटा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मिनिमम कब आता है? जब हम जहां भी हैं उससे जस्ट ऊपर से आए तो मिनिमम आता है। सोचो बामा श्रेणी कब आती? बामा श्रेणी आती n बराबर 2 में आना है ऊपर से, तो बामर श्रेणी का ई मिनिमम कब आएगा? चलो मैं आपको बोलता हूं बामर, ये लो बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। तो आपको पता है बामर श्रेणी में ये n बराबर अनंत, ये n बराबर 1, ये n बराबर 2, ये n बराबर 3। क्या ये जस्ट ऊपर वाला एनर्जी का गैप मिनिमम होता है? तो यहां पर लैम्डा मैक्सिमम मिलेगा। और ये अनंत से यहां पर ये ई का गैप ये मैक्सिमम होता है, तो क्या ये लैम्डा मिनिमम मिलेगा? क्या ये कॉन्सेप्ट इस तरह याद है या रट रखा है? 3 से 1, अनंत से 1, जस्ट ऊपर से आने पर एनर्जी का गैप मिनिमम होता है तो लैम्डा मैक्सिमम होता है, और अनंत से आने पर एनर्जी का गैप मैक्सिमम होता है तो लैम्डा मिनिमम होता है, क्योंकि ई बराबर है सी अपॉन लैम्डा। क्या ये कॉन्सेप्ट इस तरह याद है आपको? क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, ई समानुपाती होता है 1 अपॉन लैम्डा के। तो जब ई मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, जब ई मिनिमम तो लैम्डा मैक्सिमम, ई मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम। क्या ये याद है? रट्टा मारे थे, दिव्यांशु कुशवाहा ने कहा सर रट्टा मारे थे हम तो। क्या अब समझ में आ गया कि ऐसा क्यों रटाते थे आपके सर, ये मिनिमम वो मैक्सिमम? सही है, अब बात चमक गई। ठीक है, चलिए। अच्छा, बामर श्रेणी को बोलते हैं बच्चों एल श्रेणी, एल श्रेणी। चलो मैं आपको छोटी सी नई बात बता के थोड़ा अपन विद इन 5 मिनट 2-3 मिनट के अंदर क्लास खत्म करते हैं। बामर श्रेणी में आप n बराबर 2 में आते हो बच्चों। n बराबर 2 में पहली श्रेणी कब आएगी? 3 से 1 में। तो जब n बराबर 3 से n बराबर 2 में जाते हो, जिसमें आप कहते हो कि लैम्डा मैक्सिमम मिले या कहो कि मिनिमम ऊर्जा का फोटोन मिले, इन सबको कहते हैं, बामर श्रेणी को एल सीरीज बोलते हैं। तो जस्ट ऊपर से आना इसको बोलते हैं एल अल्फा, एल अल्फा। एल अल्फा का मतलब है एल सीरीज में जस्ट ऊपर से आए, 3 से आए, 4 से आते तो एल बीटा हो जाता। ठीक है, चलिए ये यहां पर 2 से आए, एन लाइमन में क्या था? n बराबर 1, तो 2 से अगर आए तो इसे बोलते के अल्फा, 3 से आए तो के बीटा। अल्फा का मतलब जस्ट ऊपर से आना और बीटा मतलब सेकंड ऊपर से आना। क्या बात क्लियर है? हम जहां भी लाना चाहते हैं, जैसे लाइमन में 1 में चाहते हैं तो 2 से 1 में आएगा तो उसे के अल्फा बोलेंगे, और 3 से 1 में आएगा तो उसे के बीटा बोलेंगे। बस इतनी सी बात है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई?
ठीक है। तो के अल्फा के बीटा वाली सिंपल सी बात होती है, कोई खास बात नहीं है ना। वैसे ये जो के अल्फा के बीटा इनका काम वैसे एक्सरेज में था, अब एक्सरेज तो है नहीं है ना, तो अपन को ज्यादा मतलब नहीं उससे, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये के श्रेणी एल श्रेणी इतना आपको याद होना चाहिए यार। आपके एग्जाम वाला कभी आपको यही पूछ ले के अल्फा क्या है तो आपको पता नहीं रहे तो दिक्कत हो जाएगी। रुको अभी 2 मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुको भाई। अभी एक्सरेज यद्यपि अपने सिलेबस में नहीं है, एक्सरेज मैं आपको 2 मिनट में एक्सरे नहीं पढ़ा सकता, यद्यपि वो सिलेबस में नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं लिखा, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट में बच्चों केवल इतना बता सकता हूं कि जब विशेष ऊर्जा के फोटोन किसी विशेष धातु के क्रिस्टल से टकराते हैं, ये क्रिस्टल था, धातु है, कोई धातु का क्रिस्टल है ये। जब विशेष ऊर्जा के फोटोन विशेष धातु से टकराते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार के फोटोन मिलते हैं, उन फोटोन को बोलते हैं उन फोटोनों से संबंधित तरंगों को बोलते हैं एक्सरेज, एक्सरेज, ठीक है। तो ये एक्सरेज हैं। अब मैंने आपको नहीं बताया धातु क्या है और क्यों है और क्या है, जो भी कुछ नहीं बताया मैंने आपको बस ये बताया कि विशेष प्रकार के फोटोन या इलेक्ट्रॉन को हम टकराते हैं, किससे, इलेक्ट्रॉन है ये टकराया किसी धातु से तो विशेष प्रकार की लाइट निकली, उन लाइट को बोलते हैं एक्सरेज। वो जो एक्सरे निकलेगी उसकी ऊर्जा भी होती है, सब कुछ होता है। इन निकलने वाली तरंगों की तरंग दैर्घ्य लैम्डा मिनिमम बराबर होती है hc/ev। ईवी क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों को किसी वोल्टेज से, त्वरक वोल्टेज से इसको दौड़ाया गया, त्वरक विभव, ये V क्या है, इसको बोल सकते हैं बैटरी का विभव या फिर त्वरक विभव, बैटरी या त्वरक विभव। इतना जानना आपके लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन को एक विशेष वोल्टेज से एक सेटअप बनाया जाता है बच्चों पूरा, जैसे अपन ने इससे पहले पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ये V वोल्ट की बैटरी, इस इलेक्ट्रॉन को ये यहां पर ये गन, इसको दौड़ाया गया, ये वोल्टेज यहां पे आता है। तो लैम्डा मिनिमम जो होती है वो होती है hc/ev, वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है एक्सरे की लैम्डा। एक तो ये बात याद रखें, ठीक है ना। एक्सरे कैसे बनती है मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, मतलब ये तो मैंने क्या बहुत ही शॉर्ट बता दिया कि एक विशेष प्रकार से, देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, ये लैम्डा समानुपाती किसकी होती है, 1/v की होती है, तो आंसर यहां से आता है। इलेक्ट्रॉन को ये एक सेटअप है, इसमें दौड़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, वो एक क्रिस्टल से टकराता है, उससे फोटोन निकलते हैं, वो एक्सरे है, ठीक है। लैम्डा मिनिमम जो होता है ये निकलने वाली एक्सरे का, वो hc/ev होता है। तो एक फॉर्मूला तो ये याद रख सकते हो। दूसरा, मोस्ले का नियम √μ, इन एक्सरे की आवृत्ति बराबर a/z-b, a/z-b। सर ये z क्या है, ये जो भी पदार्थ होगा इसका परमाणु क्रमांक z है, तो भैया इनमें संबंध ये होता है, ये क्या है म्यू, ये है आवृत्ति a/z-b। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दूं, √μ बराबर a/z-b। सर ए बी क्या है, नियत कांस्टेंट है, ए बी बराबर कांस्टेंट है। याद रख सकते हो बी का मान 1 होता है, किसके लिए के श्रेणी के लिए, इसमें भी के अल्फा के बीटा होता है, के श्रेणी के लिए। या अब मैं तो कहता हूं कुछ न दिया जाए तो बी का मान 1 है, अरे बी का मान 1 ही है, कुछ दे या ना दे, कभी जरूरत पड़ जाए बी का मान 1 होता है, बी का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसको स्क्वायर अगर हम कर दें, इसको स्क्वायर अगर बच्चों कर दे तो म्यू समानुपाती होता है कितना, z-b का होल स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं μ1/μ2 बराबर z1। अब b बराबर 1 पुट कर दो, z1 -1 अपॉन
Z2 माइनस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन वैसे कभी बनेगा नहीं, कभी पूछा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये समीकरण आप याद रख सकते हैं, इसलिए मोसले की समीकरण कहते हैं, मोसले समीकरण। इससे ज्यादा आपको बच्चों अगर पूछे, वैसे नहीं पूछेगा यार, लेकिन फिर भी तो यार एक बार पूछ लिया था बीच में, तो मैंने आपको कुछ बता दिया। आई होप आपको समझ में आया बच्चों कुछ। इसमें भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसको पढ़ाने में फिर एक आध दिन लग जाता है। तो मैंने आपको सिंपल बोला, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं एक धातु, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या है, ये धातु है, ये क्रिस्टल है धातु Z, ये रहा वो फोटो, इससे टकराया, लाइट निकली, वो लाइट ही एक्सरे होती है। इसका फॉर्मूला लैम्डा मिनिमम hc/ev होता है, v मतलब बैटरी या त्वरक का विभव होता है। एक और फॉर्मूला है आवृत्ति, एक्सरे की आवृत्ति में संबंध क्या होता है, √μ बराबर a × z - b, इसको मोसले समीकरण कहते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेगा। अगर उसके प्राण भी निकले ना कि पूछूंगा, तो वो इस समीकरण पे पूछेगा क्वेश्चन। कैसे पूछेगा, ये रहा क्वेश्चन। किसी का z दे देगा, मान लो Z1 का मान दे दिया 70 के लिए, म्यू का मान दे देगा μ1 का, तो Z2 बराबर 80 के लिए μ2 का मान बताओ, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे, खत्म। b का मान 1 है, b का मान नहीं दिया, b का मान 1 है, खत्म। b का मान नहीं दिया, b का मान 1 है। क्या बात समझ में आ गई है ना? मतलब इच्छा हो तो देखना, इसमें कोई खास बात नहीं है ना, एक्सरे वैक्सरे है नहीं, लेकिन मैंने आपको इतना बता दिया, काफी है। ठीक है, चलिए ठीक है, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय। चलो कल से सेमीकंडक्टर स्टार्ट करेंगे।